क्रांति सूर्य भगवान टंट्या भील का जो गाथा स्थापना हमारे भाई लोगों ने काफी संघर्ष के बाद यानी कि तन मन धन सब त्याग दिया, उसके बाद में कड़ी चुनौती के बाद में आज ऐसी जगह बिठाया है जहां पर लोग सोच रहे थे कि यहाँ हम उस मालिक को बिठाएंगे जिस मालिक को हमने पनाह दी थी, आदिवासी भील ने, महाराणा प्रताप उसकी स्टेचू यहाँ पे बिठाने वाले थे, लेकिन हमारे भाई लोगों ने महामानव टंट्या भील को स्थापित करके उन्होंने आज फिर साबित कर दिया कि हम लोग तुमको संरक्षण देते आए हैं और देते रहेंगे। साथियों, खानदेश, मालवा, निमाड़, विंध्याचल, सह्याद्री और इस पूरे भारत भूमि पर एक ही एक मालिक है जिसको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, वो टंट्या भील है। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी निवेदन है, सब लोग टंट्या भील को मानते हो? हाथ खड़े करो, खाने वाले भी जितने भी भाई लोग टंट्या भील को मानते हो? आप सबको टंट्या भील की कसम अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अगर उनकी औलाद है, उनकी संतान है, भील वंश है, आदिवासी समुदाय के लोग हो, तो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि ये कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ मालिक के लिए नहीं हो रहा है, अपने जल जंगल जमीन, अपने जमीन, अपनी समाज को बचाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आप बोल नहीं सकते तो कम से कम अपनी जगह पे बैठ जाइए, सुन नहीं सकते तो बैठने की कोशिश करिए। दादा बैठ जाइए, आपसे भी निवेदन है, आप बैठ जाइए। हमारा समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने लिए कार्यक्रम करते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते, यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि आपके लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है, मंच रखा गया, नेट बिछाई गई, धूप में बैठने के लिए टेंट लगाया गया, लेकिन हम बैठ नहीं पाते। अरे जरा सोचो उस महापुरुष को जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी, फिर भी 11,000 साल तक, 11 वर्ष तक आपके लिए लड़ा, आपकी बहनों के लिए लड़ा, आपके जमीन के लिए लड़ा, आपकी रोटी के लिए लड़ा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक आना भी उसने नहीं बचाया। अगर भारतीय रिसर्च सेंटर अगर उस पर रिसर्च भी करे तो उसके नाम पे 1 रुपए की भी संपत्ति इस देश में नहीं है। वो टंट्या भील ने जितना भी लूटा, जितने भी ट्रेनें लूटी, सब आदिवासी समुदाय और सर्व आदिवासी समुदाय में बांट दिया, अपने लिए एक संपत्ति भी नहीं लुटाई। और आप उनके कार्यक्रम में बैठ नहीं पा रहे हो, आपको खुजली हो रही क्या? समाज के इतने बुज़दिल लोग हो गए आप कि जिसने अपना बलिदान दिया पूरे समाज के लिए, लेकिन उसके लिए आप बैठ नहीं पा रहे। ये सोचने वाली बात है। ये जितने पढ़े लिखे समझदार युवा आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहन आपके लिए दिन रात मेहनत करती है कि हमारे समाज को एक पटरी पर कैसे लाए, हमारे समाज में हो रहे अत्याचार शोषण को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन मेरे समाज के भाई लोग बैठना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, अलग अलग झंडे बना लेंगे, अलग अलग डंडे लगाने की कोशिश करेंगे। साथ में बैठने में उनको शायद, मैं बोलना चाहूंगा कि शायद उनको बवासीर की बीमारी हो गई है, इसलिए साथ में बैठ नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि अलग अलग पटरी में जा रहे हैं, तो बीच में सब साथ में मिलेंगे तो एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक बात है। अरे उस मालिक के बारे में सोचो जिसने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, तुम्हारे समुदाय को खड़ा किया। आज ये पूरी सरकार है और प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जितनी भी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, किसके नाम से आपको जानती है? किस समाज के नाम से आपको जानती है? किस महापुरुष की वजह से आपको जानती है? और आज आपको मान सम्मान मिला है तो किसकी वजह से मिला है और क्यों मिल रहा है? साथियों, आज महामानव टंट्या भील का जो संघर्ष नहीं होता तो आज भील कम्युनिटी हेरिटेज एक्ट अगर खत्म नहीं होता तो आज भी हम चोर, लुटेरे, डाकू और पता नहीं किसकी किसकी गिनती में आते हैं। आज भी जब हमारी नौकरी लगती है तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। क्यों होता है? इस बात पे हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सिर्फ आदिवासी समुदाय का ही पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है, एससी का ही क्यों होता है, बाकी लोग तो नॉन क्रिमिनल लॉयर में आते हैं। ऐसा क्यों भाई? हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड में हमारा नाम क्यों ढूंढा जाता है?
ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर किए आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी जमीन के लिए, लेकिन हम 2 मिनट उनके ऊपर बोल नहीं पाते हैं। हम भाषण स्टार्ट कर लेते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। तो साथियों, हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम समाज में इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमें एक अवसर मिले और हम एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करें, इसलिए हम समाज में काम नहीं कर रहे हैं। अगर समाज में काम कर रहे हो, आपको लात भी पड़ेगी, आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, आपको घर से भी निकालेंगे, सारी चीजें होगी, आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, आपको खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा। यही हालत हमारे भगवान टंट्या भील की थी, लेकिन उन्होंने टूटी फूटी बंदूक, फटी कमीज और नंगे पांव समाज के लिए अथक प्रयास किए, और तब जाके भील समुदाय को एक भगवान मिला जिसका नाम टंट्या भील है। साथियों, ऐसे कोई एक आदिवासी को भगवान नहीं कहा जाता है। आज दुनिया के तमाम गॉड उनको देख लो, भगवान उनको देख लो, कई चमत्कारी बाबाओं को देख लो, विदेश में कोई नहीं जानता उनको, कोई उन पे रिसर्च नहीं करता है। लेकिन टंट्या भील वो महामानव है जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी रिसर्च करती है, लंदन यूनिवर्सिटी भी रिसर्च करती है। यहाँ तक कि जितनी भी देश दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी है वो इस भील कम्युनिटी, यानी कि देश में इन्होंने ये बात फैला रखी है कि एक सबसे छोटी कम्युनिटी का आदमी जो कि इतना महान था, एक टूटी फूटी बंदूक लेकर इस देश में जो अंग्रेज फैले थे, चाहे वो गोरे अंग्रेज हो, चाहे काले अंग्रेज हो, चाहे बामन हो, साहूकार हो, सबकी नाक में दम कर रखा था। वो सिर्फ एक छोटे से परिवार से, जिसके पास कपड़ा भी नहीं था, जिसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। वो पूरे आदिवासी समुदाय, गैर आदिवासी समुदाय, यहाँ तक कि मुसलमान, साहूकार, बनिया, सबका मसीहा बन के उभरा, और उसने पूरे देश के आदिवासी से लगा के तमाम आदिवासी लोगों के लिए, तमाम गैर आदिवासी लोगों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। आज हम जिस संगठन की बात करते हैं, जिस सोसाइटी की बात करते हैं, या जिस सोसाइटी में काम करते हैं, अगर वो मालिक नहीं होता तो हम कहीं के भी नहीं होते। मैं महू में आया 2016 में, मुझे नहीं मालूम था कि टंट्या भील था। यही संगठन जो नीले पीले गमछे वाले लोग अगर मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं मेरे महामालिक भगवान टंट्या भील के बारे में नहीं जान पाता। मैं तो बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तब भी उनके बारे में मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि जब तक हमारे समाज के भाई सभी शेर लोग बैठे हैं, माता बहनें जैसे शेर ने बेटी है, अगर इनके दिमाग में टंट्या भील नहीं होता, आपके दिमाग में टंट्या भील नहीं होता, तो हम यहाँ पर विचार मंथन नहीं कर पाते। साथियों, ऐसे वो एक विचारिक आदमी थे, एक आइडियोलॉजी थे, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक महापुरुष थे। वो उस महापुरुष की बदौलत आज हम उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम करने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे समाज को एक जाजम पर कैसा लाया जाए। आज भी हमारे समाज में देखो, कहने की बात है कि देश में उच्च नीच का भेदभाव हो रहा है, लेकिन क्या हमारे में नहीं हो रहा? क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसीलिए हम अलग अलग झंडे और अलग अलग डंडे की बात करते हैं। साथियों, तो ये आज मैं बताना चाहूंगा कि देखो, हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सारी यूनिवर्सिटी से निकले और जमीन वाली यूनिवर्सिटी पे आए, एक जाजम पे बैठे और बैठ के मंथन करें, और ये नहीं जाने का एक ही मात्र रास्ता है। आपका बाप आपको कभी नहीं बताया होगा कि बेटा तू क्या बनेगा, कभी नहीं बताया। जिसका पिताजी शिक्षक है उसने तो बताया होगा कि बेटा तू टीचर बन जाना, बेटा तू ये बन जाना, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि बेटा तू मालिक कैसे बनेगा। बताया क्या? नहीं बताया ना, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है। जब एक मालिक पूरे देश का मालिक हमको बना के निकल चुका है, तो आज तो इतने समाज में काम करते, वो तो अकेले ही काम कर रहा था। आज वो परिस्थिति है, आज वो अवसर है, हमें भुनाना पड़ेगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने के लिए आपको अपने समाज को एक करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो कार्यक्रम करते रहो, झंडे डंडे तोड़ते रहो, कुछ नहीं होना। क्योंकि वही एक माध्यम है, हम एजुकेटेड हो जाएंगे, IPS IAS बन जाएंगे, लेकिन साला गुलामी किसकी करते हैं? ये जितने भी IAS IPS हमारे यहाँ देख लो,
अभी विकास यात्रा निकल रही ना, तो वहां पे हमारे यहाँ का आईएएस उसके साथ में घूम रहा है, घूमना पड़ेगा, ड्यूटी है, तो इसलिए वो रास्ता वही है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि एक वो रास्ता है जहां आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जा सकते हो, क्योंकि यही हमारी देश की अच्छी बुरी एक व्यवस्था है जिसमें हम हमारे समाज का व्यक्तित्व निखार कर सकते हैं, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, हमारे समाज पे हो रहे अत्याचार शोषण को खत्म कर सकते हैं। इन्हीं लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को भी खत्म किया और आज आरक्षण खत्म की भी बात करें, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे उच्च पद पे विराजमान है। हमारा भाई है लेकिन बेरा गूंगा है, वो चिल्ला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समाज निर्माण के माध्यम से हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो समय नहीं है कि हम मिटंटिया बिल की तरह कंधे पे बंदूक टांग ले, हाथ में तीर कमान ले, माथे में गोफन बांध ले। आज बाबा साहब के संविधान से चलना पड़ेगा। उसका हम परिणाम देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हमने आहट करी तो सीधे 6 महीने के लिए बाहर। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, और बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था कि उस मंदिर में जाओ। आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, और उन वाणिया ब्राह्मण और सभी लोगों ने वहां जाने का रास्ता निकाल लिया, लेकिन मेरे आदिवासी समाज ने वहां जाने का रास्ता गंवा दिया। वो ये चाहता है कि मैं तो दादा साहब के आगे रहूंगा तो भैया वहां जा पाऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं जा पाएगा। बाबा साहब की उंगली का रास्ता है कि संसद भवन जो वो मंदिर है, उस मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे समाज का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने भी तुम तेल तंबू चढ़ाते रहो, कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा वहां पे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और उस मंदिर में जाओ, लोकतांत्रिक मंदिर में जाओ, तब जाके आपके समाज की जो शोषण पीड़ित और ये जो बेड़ियां बंधी हुई हजारों सालों से, आप तभी तोड़ पाओगे जब आप विधानसभा, लोकसभा और संसद भवन में जाओगे। तभी आप अपने समाज के अच्छे बुरे विकास के बारे में सोच सकते हो। जोहार, सेवा जोहार। और आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।